हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन के माइलस्टोन के बारे में। कौन कौन सी कल अपन ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था, लाइव वैक्सीन पढ़ी थी, किल्ड वैक्सीन पढ़ी थी, टॉक्सॉइड वैक्सीन पढ़ी थी। इन सब के बारे में अपन ने अच्छी तरीके से डील किया है। कैसे इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, कब कब कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, इनके बारे में सब अपन ने पढ़ लिया है। अब इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। वैक्सीनेशन से जो भी अलग अलग वैक्सीन है आपकी, उससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आपने कल उसका रूट पढ़ लिया था, डोज पढ़ ली थी, यहाँ पर कौन से डिजीज के लिए देते हैं। लेकिन इससे आप बाद में इससे डिस्क्रिप्शन आज इनको डील कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन होती है, किस किस टाइप में लगाई जाती है, क्या क्या उनमें कमी होती है, क्या उसकी ख्वाबी होती है। तो अलग अलग तरीके से इन सबको अपन डील करने वाले हैं। तो वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक और शेयर कर दीजिए अपने और सभी चहेतों तक, ताकि आने वाली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर बंदे को इस चीज का लाभ मिल सके। तो देखते हैं आज अपन की वैक्सीनेशन के बारे में कुछ माइलस्टोन है, कौन सी वैक्सीन होती है उसके बारे में, एक एक करके पूरी वैक्सीन के बारे में, कौन कौन सी वैक्सीन होती है। जैसे बीसीजी वैक्सीन हुआ आपका, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, पल्स पोलियो वैक्सीन के लिए जो मॉनिटर वायल यूज किया जाता है, उन सभी के बारे में आज अपन डील करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मैक्सिमम दोस्तों तक कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, वो शीशा तलाश करो। तो यहाँ पर अभी तो क्या बात है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। कि जो वक्त से लड़कर अपनी नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता आने वाला कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले, आने वाला कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो इसीलिए आपको बिना आप आज के बारे में कल की टेंशन किए हुए आज अपने आज के ऊपर फोकस करना है, मेनली प्रेजेंट के लिए फोकस करना है। बिना फ्यूचर के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। आपको आज फ्यूचर बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी है। तो यहाँ पर जब भी आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो उस दिन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिनों तक दिन रात जाग करके आपको कड़ी मेहनत करके, कड़ी परिश्रम करके यहाँ पर मेहनत करनी है। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। परिश्रम का कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन या विकल्प नहीं होता है। तो बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। आज अपन डिटेल में डील करने वाले हैं यहाँ पर एक एक वैक्सीन के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करिए सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन की कि बीसीजी वैक्सीन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो हर क्वेश्चन यहाँ पर डील करेंगे अपन आज कि बीसीजी वैक्सीन क्या होती है। तो बीसीजी वैक्सीन होती है, सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था कि बीसीजी वैक्सीन क्या है, कि लाइव वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन है। तो बीसीजी वैक्सीन कौन सी वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन है। अब लाइव वैक्सीन में भी क्या आता है, पाउडर फॉर्म में आती है, फ्रीज ड्राइड लायोफिलाइज्ड पाउडर फॉर्म में आती है। तो ये कौन सी वैक्सीन होती है, फ्रीज ड्राइड लायोफिलाइज्ड का मतलब होता है पाउडर वाली फॉर्म में आती है। तो फ्रीज ड्राइड लायोफिलाइज्ड पाउडर फॉर्म की वैक्सीन होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसको मेनली क्या किया जाता है। बीसीजी की जो वैक्सीन है, इसका अगर फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होती है। ये बीसीजी क्या होती है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं बीसीजी प्रिपेयर्ड बाय द, बीसीजी होती है किससे प्रिपेयर्ड की जाती है। तो इट प्रिपेयर्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम, इट प्रिपेयर्ड बाय माइकोबैक्टीरियम बोविस से ये प्रिपेयर की जाती है। इसमें जो यूज किया जाता है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की बात कर लेते हैं कि बीसीजी में कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है। तो बीसीजी में जो स्ट्रेन यूज किया जाता है उसका नाम है डेनिस
डेनिस 1331 स्ट्रेन इसमें यूज किया जाएगा। डेनिस स्ट्रेन की बात करें कि बीसीजी में कौन सा स्ट्रेन यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो बीसीजी में स्ट्रेन यूज किया जाता है डेनिस 1331 इसमें यूज किया जाएगा। डेनिस वैक्सीन इफेक्टिव होती है एक्स। अब बात करते हैं कि बीसीजी की वैक्सीन होती है किसके अगेंस्ट में इफेक्टिव होती है, तो सबसे पहले इफेक्टिव की बात करते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ द बीसीजी बीसीजी इफेक्टिवनेस किसके अगेंस्ट में होती है, तो बीसीजी की जो वैक्सीन होती है वो अगेंस्ट में किसके होगा, तो प्रोटेक्शन किससे करती है, टीबी से करेगी। अब इस टीबी में भी बात करते हैं कि बीसीजी की जो वैक्सीन होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में कितनी परसेंट कारगर सिद्ध होती है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात करूं मैं तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के खिलाफ ये वैक्सीन है वो इफेक्टिव कारगर साबित होती है। 50 से लेकर के 80% केसों को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। लेकिन बात करें कि पल्मोनरी टीबी है, अब पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होती है उसके बारे में भी अपन डील करेंगे। तो यहाँ पर पल्मोनरी टीबी के अगेंस्ट में केवल 0% इफेक्टिवनेस है, इसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं होती है। अगर मान लीजिए अब बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन की, तो सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन क्या होती है, एक लाइव वैक्सीन होती है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है, जिसको कि मेनली अब इसमें बात कर ले कि यहां पर इसको डाइल्यूट करने के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज करेंगे, तो इसमें डाइल्यूएंट जो यूज करते हैं वो नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। तो इसमें नॉर्मल सलाइन या फिर एनएस का नाम सुना होगा आपने, तो इसमें इसको डाइल्यूट करने के लिए जो यूज किया जाता है नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। इसमें कभी भी आपको पूछा जाए कि बीसीजी को डाइल्यूट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें जो डाइल्यूएंट यूज होता है वो नॉर्मल सलाइन या एनएस का इसमें यूज किया जाता है। और नॉर्मल सलाइन एनएस में भी कौन सा 0.9% का यूज करना है। बात करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन के नाम से जानते हैं। इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है माइकोबैक्टीरियम बोविस से बनाया गया है। स्ट्रेन जो यूज करते हैं डेनिस 1313 इसमें स्ट्रेन का यूज करेंगे। इफेक्टिवनेस होती है बीसीजी की टीबी से प्रिवेंट करेगी। बात करें कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में इसका इफेक्टिवनेस कितना होता है, तो 50 से 80% ये पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रिवेंट करती है। बात करें पल्मोनरी टीबी के खिलाफ इसकी इफेक्टिवनेस होती है केवल 0% देखने को मिलेगी, कोई इफेक्टिवनेस नहीं होती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी टीबी क्या होती है। पल्मोनरी टीबी का मतलब होता है जिसमें जो टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस केवल किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करेगा, पल्मोनरी टीबी कहलाएगी। लेकिन बात करें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की, तो एक्स्ट्रा पल्मो का मतलब होता है लंग्स के अलावा मान लीजिए बोन हुआ, मेनिंजेस हुआ, जॉइंट्स हुआ, सीएसएफ हुआ, अगर इनमें अगर टीबी पहुंच जाती है निकल करके किडनी, बोन और दूसरे लंग्स के अलावा अदर ऑर्गन में अगर किडनी का या टीबी का ट्रांसफर हो जाता है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मो का मतलब होता है पल्मो के अलावा, पल्मो का मतलब होता है लंग्स, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो गया कि लंग्स के अलावा अगर टीबी कहीं और पाई जाती है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। इसकी इफेक्टिवनेस होती है 50 से 80% इफेक्टिव होती है एक्स्ट्रा पल्मो के केस में, जबकि पल्मोनरी टीबी के केस में 0% इसका इफेक्टिवनेस होता है। डाइल्यूएंट की बात करी थी, इसमें नॉर्मल सलाइन का यूज करेंगे, 0.9% नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं डोज की इसकी जो नॉर्मल डोज क्या होती है। कल भी अपन ने पढ़ा था कि जो बीसीजी की नॉर्मल डोज थी वो कितनी होती है, तो नॉर्मल डोज के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है कि एट बर्थ की बात करें। अब सबसे पहले आप कब तक दे सकते हैं, तो बीसीजी को कब दिया जा सकता है, बीसीजी की वैक्सीन कब तक दे सकते हैं, अप टू 1 ईयर तक दे सकते हैं। बीसीजी की वैक्सीन जन्म के बाद में 1 साल तक दे सकते हैं। बात करें नॉर्मल डोज की, तो एट बर्थ कितनी डोज होती है, एट बर्थ पर अपन ने पढ़ा था 0.05 ml देते हैं। बात करें कि अगर बर्थ पर नहीं दी है तो कब दे सकते हैं, 6 वीक पर दे सकते हैं। और 6 वीक पर या आफ्टर बर्थ कब देंगे, तो आफ्टर
वन मंथ या 6 वीक पर जब भी देते हैं कितनी देंगे, 0.1 ml देते हैं, इसका डबल डोज देंगे। बर्थ पर 0.05 ml लगाते हैं। बात करें आफ्टर 1 मंथ या 6 वीक पर कितनी लगाते हैं, तो 0.1 ml देते हैं। बाद में भी आप 1 ईयर तक दे सकते हैं, 1 ईयर तक, अप टू 1 ईयर तक दे सकते हो। कितना ml देंगे, 0.1 ml देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एक और क्वेश्चन डील कर लिया है, नॉर्मल डोज होती है। लेकिन अगर बात पूछ ली जाए कि जो बीसीजी की नॉर्मल डोज कितनी होती है, तो नॉर्मल डोज की बात करें तो बीसीजी का नॉर्मल डोज होता है 0.1 ml देंगे। और 0.1 ml क्यों देते हैं, क्योंकि जो वायल आती है यहाँ पर, इसमें जो नॉर्मल डोज देखने को मिलेगी वो 0.1 mg पर 0.1 mg पर 0.1 ml, 0.1 ml में 0.1 mg होती है। इसीलिए जो नॉर्मल डोज देते हैं वो 0.1 ml देंगे, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन करते हैं तो 0.1 ml में 0.1 mg होती है। इसीलिए नॉर्मल डोज होती है वो 0.1 mg देंगे, 0.1 mg होती है 0.1 ml में, तो इसीलिए इसको 0.1 दिया जाता है। बात करते हैं नॉर्मल सलाइन, इसके डाइल्यूएंट के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में बात करेंगे कि इसको स्टोर कितने पर करना है, तो इसका जो स्टोर करते हैं इसको, तो स्टोर की बात करें तो कितने पर इसको स्टोर करके रखना है, तो +2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका स्टोरेज करना है। कोल्ड में कोल्ड चेन का टेम्परेचर होगा, इसमें 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर करके रखना होता है। इसके बाद में बात करते हैं, अगर आपने वैक्सीन का रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है या डाइल्यूट कर लिया है तो उसको 3 to 4 आवर्स में डिस्कार्ड कर देना है। आफ्टर 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे बाद, आफ्टर 3 to 4 आवर्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वैक्सीन के रिकॉन्स्टिट्यूशन या डाइल्यूट करने के 3 से 4 घंटे बाद में क्या कर देना है, अगर वैक्सीन को आपने यूज नहीं किया है तो उसको डिस्कार्ड कर देनी है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर देखिए सबसे पहले नॉर्मल डोज होती है 0.1 ml देंगे, क्योंकि ये 0.1 mg होती है 1 ml में। बात करें इसको स्टोर करने की, तो स्टोर करते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर करके रखा जाता है। आफ्टर 3 से 4 अगर आपने क्या कर लिया है, वैक्सीन को क्या कर लिया है, डिसॉल्व कर लिया है या रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया है, डाइल्यूट कर लिया है, तो उसके बाद में 3 से 4 घंटे में आपको इसको यूज करना है। अगर 3 से 4 घंटे में वैक्सीन को यूज नहीं करते हैं तो खराब हो जाती है, तो इसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बीसीजी वैक्सीन इफ डिस्कार्ड आफ्टर द, तो 4 आवर 3 to 4 आवर्स में इसको क्या करना होता है, यहां से डिस्कार्ड कर देना होता है अगर वैक्सीन यूज नहीं की जाती है। तो आप इसको बात कर लेते हैं कि वैक्सीन अपन ने कल भी बात कर ली थी कि बीसीजी की वैक्सीन को कहां पर लगाया जाता है। तो बीसीजी की जो वैक्सीन होती है इसको कैसे लगाते हैं, तो आईडी रूट से लगाएंगे। अब इंट्राडर्मल रूट क्या होता है, ये आईडी का मतलब होता है इंट्राडर्मल, जिसमें कि डर्मिस में यहाँ पर इंट्रा डर्मल, यहाँ पर इंट्राडर्मली रूट से लगाते हैं, जिसमें स्किन के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल ऊपरी हिस्से में इसको लगाया जाता है। और यहाँ पर जब बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं तो यहाँ पर एक टिनी स्कार बनेगा जो कि आपका परमानेंट स्कार होता है। आप भी अपनी जो लेफ्ट अपर आर्म है उस पे देखिए, यहाँ पर आपको अगर आपको बीसीजी का वैक्सीन लगा हुआ है तो यहाँ पर आपके लेफ्ट अपर आर्म में आईडी जहाँ पर लगाया था वहां पर आपको एक स्कार नजर आता है। वो किसका स्कार है मेरे दोस्तों, तो वो बीसीजी वैक्सीन लगा था उसका आपके परमानेंट स्कार देखने को मिलता है। तो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन होती है जिसका स्कार होता है वो परमानेंट लाइफ टाइम रहता है। तो वहां पर आंसर देना है आपको कि बीसीजी वो वैक्सीन होती है जिसका स्कार होता है लाइफ टाइम, वो अपना क्या छोड़ जाता है, निशान छोड़ देता है। बात करते हैं कि यहाँ पर क्या देना है, तो कौन से रूट की बात करी थी अपन ने कि रूट कौन सा लेंगे, तो रूट में यहाँ पर क्या लेना है, आईडी लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आईडी, तो आईडी कितने डिग्री एंगल पर लगाते हैं, तो 15 डिग्री के
एंगल पर यहाँ पर क्या लगाना है, आईडी इंजेक्शन लगाना है, इंट्राडर्मल लगाते हैं। बात करें आईवी की तो 25 से लेकर के 45 डिग्री के एंगल के बीच में आपको क्या लगाना है, आईवी लगाना है। 45 डिग्री पर लगाना है तो सबक्यूटेनियस लगाएंगे और 90 डिग्री पर इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, जो मसल्स में लगाते हैं आपके। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा रूट आईडी होता है 15 डिग्री के एंगल पर इसको लगाया जाता है। बात करते हैं इसकी कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो बात करें कि यहाँ पर जो सबसे पहले अब लगाते किससे है, मान लो आपको 15 डिग्री के एंगल पर लगाना है, तो एंगल पर लगाने के लिए आपको एक स्पेशल सिरिंज की आवश्यकता होती है और उस स्पेशल सिरिंज का नाम होता है कि कौन सी सिरिंज यूज करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यहाँ पर ट्यूबरकुलिन सिरिंज इज यूज, तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज करना है। ट्यूबरकुलिन सिरिंज कितने गोज की निडल इसमें यूज करेंगे, तो 26 गोज की इसमें निडल को यूज किया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन लगाने के लिए कितने डिग्री पर लगाएंगे, 15 डिग्री पर लगाएंगे, आईडी रूट से लगाते हैं ट्यूबरकुलिन सिरिंज का। तो यहाँ पर स्टार मार्क लगाकर आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि कौन सी सिरिंज यूज करते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज किया जाएगा। 26 गोज की इसमें निडल को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस जो 26 गोज की निडल होती है ट्यूबरकुलिन सिरिंज, जिसे नाम दिया जाता है ओमेगा स्टेट, ओमेगा स्टेट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ओमेगा स्टेट के नाम से इसको जाना जाएगा, या ओमेगा स्टेट सिरिंज या ट्यूबरकुलिन सिरिंज इज आल्सो नोन एज ओमेगा स्टेट सिरिंज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने डील कर लिए हैं। इसके बाद में देखते हैं कि फिनोमिना डेवलप आफ्टर द बीसीजी वैक्सीन। अब बीसीजी का वैक्सीन दिया है तो उसके बाद में क्या क्या कौन कौन से वो फिनोमिना डेवलप होते हैं। फिनोमिना डेवलप आफ्टर द बीसीजी वैक्सीन, जैसे ही बीसीजी का वैक्सीन दिया उसके बाद में क्या क्या फिनोमिना डेवलप होते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पर 2 से 4 वीक के बाद में पेप्यूल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में क्या बनता है, परमानेंट टीनी स्कार बन जाएगा 6 से लेकर के 12 वीक पर, और 8 से 14 वीक पर मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, पॉजिटिव आने लग जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं 2 से 4 वीक पर एक क्या बनता है, यहाँ पर पेप्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो आफ्टर 2 to 4 वीक, 2 से 4 वीक पर क्या बनता है, यहाँ पर पेप्यूल फॉर्मेशन होने, पेप्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्यूल बनेगा। मैक्यूल, पेप्यूल, वसाइकल, पस्ट्यूल, ये मैं सभी आपको पढ़ाने वाला हूं आगे। बात करते हैं पेप्यूल बनने के बाद कितने दिन बाद में बना पेप्यूल, तो 2 से 4 वीक पर क्या बन गया है, पेप्यूल बन गया है। बात करते हैं यहाँ पर 6 से 12 वीक पर क्या बनता है, तो 6 से 12 वीक पर एक टीनी स्कार होगा, वो परमानेंट टीनी स्कार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर परमानेंट टीनी स्कार डेवलप, परमानेंट टीनी स्कार यहाँ पर एक डेवलप हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर 6 से 12 पर, 8 से 14, 8 से लेकर के 8 to 14 वीक पर क्या आने लग जाता है, यहाँ पर मॉन्टेक्स टेस्ट होगा, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव आने लग जाएगा। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा कि देखते हैं आफ्टर 2 to 4 वीक पर पेप्यूल का फॉर्मेशन होने लग जाता है, 6 से 12 वीक पर परमानेंट टीनी स्कार डेवलप हो जाएगा, 8 से 14 वीक पर मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, पॉजिटिव आने लग जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी कोई वैक्सीनेशन करते हैं, बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है, तो उसके कितने समय बाद में कौन कौन से इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, तो 2 से 4 वीक पर एक पेप्यूल बन जाता है। पेप्यूल, मैक्यूल, वेसाइकल, पस्ट्यूल। पेप्यूल का मतलब होगा कि यहाँ पर मेनली आपको क्या होगा, यहाँ पर जहां पर लगाओगे तो रेड कलर का यहाँ पर एक चत्ता सा
दिखने को मिलेगा, जहां पर उसका कोई भी क्या नहीं होता है, उसमें किसी तरीके का उभार नहीं देखने को मिलेगा। मैक्यूल पैप्यूल होता है, मैक्यूल पैप्यूल, और पैप्यूल में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैप्यूल बनता है तो पैप्यूल में क्या देखने को मिलता है, वहां पर एक उभार दिखेगा, रेड कलर का उभार वाला उभरा हुआ हिस्सा देखने को मिलता है। बात करते हैं वेसाइकल की, तो वेसाइकल में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, और पस्ट्यूल में क्या होता है, यहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर पैप्यूल बना है, तो पैप्यूल में क्या होगा, यहाँ पर एलिवेशन पार्ट देखने को मिलेगा, वहां पर फूला फूला आपको हिस्सा देखने को मिलता है। 6 से 12 वीक पर क्या होगा, परमानेंट एक टीनी स्कार बन जाता है, जो कि लाइफ टाइम रहता है। बात करें 8 टू 14 वीक पर, 8 से 14 वीक पर मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप मॉन्टेक्स टेस्ट करोगे तो बीसीजी लगाने के बाद मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, पॉजिटिव आने लग जाता है, तो यहाँ पर जब भी आप बीसीजी के मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं टीबी के लिए तो पॉजिटिव आएगा, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ये देने लग जाएगा। बात करते हैं बीसीजी के इफेक्टिवनेस की बात करें कि इफेक्टिवनेस कितने दिन तक रहेगी बीसीजी की, तो इफेक्टिवनेस ऑफ बीसीजी, अगर आपने बीसीजी लगाई है तो उसका कितने दिन तक इफेक्टिवनेस होता है, तो इफेक्टिवनेस होगा 15 से लेकर के 20 साल तक इसका इफेक्टिवनेस देखने को मिलता है। 15 से 20 साल तक ये इफेक्टिव होती है। बात करते हैं कि यहाँ पर जो बीसीजी वैक्सीन होती है वह इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के अगेंस्ट में भी ये क्या होती है, इफेक्टिव होती है। 20 से 40% केस में, 20 से 40% केस में आपने अगर बीसीजी लगाई है तो बीसीजी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जो कि लेप्रोसी कोज करता है, हैंसेस डिजीज के नाम से भी जानते हैं लेप्रोसी को। तो बात करते हैं अगर आपने बीसीजी लगाई है तो वो जाकर के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ भी अगेंस्ट में एक्ट करेगी, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो कि लेप्रोसी करता है उसकी भी इफेक्टिवनेस करती है। तो 20 से 40% केस में वो इफेक्टिव साबित होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रो के लिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के लिए, और वहां पर क्या नहीं होने देती है, लेप्रोसी या हैंसेस डिजीज को नहीं होने देती है। बात करते हैं कि यहाँ पर कैंसर के ट्रीटमेंट में, अब कैंसर का कौन सा ट्रीटमेंट है, तो ब्लैडर कैंसर के लिए ट्रीटमेंट फॉर द यूज बीसीजी वैक्सीन। तो यहाँ पर बात करता हूं मैं यहाँ पर कि बीसीजी वैक्सीन इज यूज फॉर द बीसीजी वैक्सीन इज used for treatment of ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर के कैंसर के लिए क्या होता है, बीसीजी का ब्लैडर कैंसर के लिए बीसीजी वैक्सीन होती है, वो क्या होगी, यहाँ पर यूजफुल साबित होती है। तो बीसीजी वैक्सीन इज यूज की जाती है ब्लैडर के कैंसर के लिए और कोलोन के कैंसर के लिए बीसीजी वैक्सीन को ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन की, तो बीसीजी वैक्सीन में क्या होता है, मेनली यहाँ पर डायरेक्ट बीसीजी और इनडायरेक्ट बीसीजी देखने को मिलती है। बात करें कि डायरेक्ट बीसीजी क्या होती है, तो डायरेक्ट बीसीजी में मॉन्टेक्स टेस्ट करने से पहले ही बीसीजी देते हैं, और यहाँ पर कब तक देंगे, तो अप टू 1 ईयर तक देते हैं डायरेक्ट बीसीजी। एंड इनडायरेक्ट बीसीजी की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 टाइप की बीसीजी वैक्सीन देखने को मिलती है, डायरेक्ट बीसीजी एंड इनडायरेक्ट बीसीजी। तो डायरेक्ट बीसीजी में क्या होगा, यहाँ पर मेनली क्या होता है, बिफोर द टेस्ट ऑफ द मॉन्टेक्स टेस्ट करने से पहले देते हैं, अप टू 1 ईयर ऑफ एज तक देंगे, और इनडायरेक्ट बीसीजी देते हैं वो 1 साल से बाद में देते हैं। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा 1 साल के बाद देते हैं बीसीजी, तो इनडायरेक्ट बीसीजी होती है, मॉन्टेक्स टेस्ट करके देना पड़ता है। बात करें डायरेक्ट बीसीजी की, डायरेक्ट बीसीजी, और डायरेक्ट बीसीजी होती है अप टू 1 ईयर तक देंगे, बिफोर, यहाँ पर 1 ईयर से पहले देते हैं एज ऑफ द, इट कैन बी गिवन अप टू द एज ऑफ द 1 ईयर। एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वैक्सीन विदाउट द प्रायर मॉन्टेक्स। तो यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट बीसीजी देते हैं 1 साल से पहले देंगे, प्रायर टू, विदाउट प्रायर टू मॉन्टेक्स, विदाउट
prior to given prior to administer मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट से पहले देते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट नहीं करने की जरूरत पड़ती है। बात करें सेकंड टाइप की तो इनडायरेक्ट बीसीजी होगा, और इनडायरेक्ट जो बीसीजी होती है वो कब देते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल की एज के बाद में अगर दी जाती है तो इसे नाम देते हैं इनडायरेक्ट बीसीजी। और इनडायरेक्ट बीसीजी देते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, मॉन्टेक्स टेस्ट करने के बाद में देते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप की अपन ने वैक्सीन पढ़ ली है। बीसीजी वैक्सीन आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। बीसीजी वैक्सीन से आने वाला एक एक क्वेश्चन आपका डिजिटल वाटर की तरह यहाँ पर क्लियर करवा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो इससे पहले आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने आने वाले सपनों का उड़ान बनने के लिए अपने सीट की पेटी बांध करके तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाली अब नेक्स्ट वैक्सीन है वो है आपकी पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन में जो वायल मॉनिटर होता है, वीबीएम वैक्सीन वायल मॉनिटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज दिखा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से कि वैक्सीन वायल मॉनिटर को कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, तो ये किसके लिए यूज करेंगे, बेली यूज किया जाता है। पोलियो की वैक्सीन के लिए यूज करते हैं कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, उसे मिटा कर दिखा। तो निरंतर हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो इसीलिए जब भी अगर कोई बंदा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है या फिर असफल हो जाता है, तो उसके बाद वापस से उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ उठ करके उसी कठोर परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, अपने दृढ़ निश्चयता के साथ में और उसी डेडिकेशन के साथ वापस से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा है आपकी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा है आपकी तकदीर में। तो आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। अगर इंसान चाहे तो अपनी तकदीर को बदल सकता है, अपनी किस्मत को बदल सकता है। बात करेंगे यहाँ पर सेकंड जो वैक्सीन पढ़ाने जा रहा हूं मैं, वो वैक्सीन है यहाँ पर मेनली आपकी पोलियो वैक्सीन। और पोलियो वैक्सीन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आएगा कि वैक्सीन वायल मॉनिटर से क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर के बारे में भी अपन तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं वैक्सीन के बारे में। पोलियो की वैक्सीन है। पोलियो की वैक्सीन कब आई थी, कब क्या करना है, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है, कैसे लगाते हैं। तो पोलियो की वैक्सीन होती है 2 बूंद जिंदगी की। यहाँ पर जहां पर अमिताभ बच्चन है वो बेचारा बूढ़ा हो गया है, यहाँ पर पोलियो की वैक्सीन का प्रचार करते हुए कि दो बूंद जिंदगी की, 2 बूंद पिलानी है जिंदगी के लिए। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों को 5 साल से छोटे जो भी बच्चे हैं, जब भी यहाँ पर पोलियो का कैंपेन लगता है तो आप जरूर अपने बच्चों को, अपने भाई और बहन को, जो भी छोटे बच्चे हैं आपके परिवार में, आपके जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को क्या करना है, पोलियो की दवा, पोलियो की खुराक 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलानी है। तो यहाँ पर पोलियो की दवा उपयोगी, नन्ना मुन्ना रहे निरोगी, पोलियो की दवा उपयोगी बहुत अपन ने पढ़ा हुआ है, बहुत नारे लगाए हैं जब अपन स्कूल टाइम में पढ़ते थे। और पोलियो की जब डोज पिलाई जाती थी तो उससे एक दिन पहले स्कूल में अपन ने बहुत सी रैलियां निकाली है। उस टाइम पे बहुत ही जोश जुनून के साथ और जज्बे के साथ जिस तरीके से अपन नारे लगाते थे 15 अगस्त, 26 जनवरी और पोलियो पर, मुझे अच्छी तरीके से याद है। उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ में आपको अपनी स्टडी आज करनी है। बात करते हैं पोलियो वैक्सीन के बारे में। अब पोलियो वैक्सीन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे दी जाती है। तो पोलियो वैक्सीन दी जाती है ओरल रूट से देते हैं, और ओरल रूट में दी जाती है। कितनी देते हैं, इसका डोज क्या है, तो यहाँ पर 2 ड्रॉप देखने को मिलेगा, 2 बूंद जिंदगी की पिलानी है। आगे बात करते हैं पोलियो वैक्सीन होती है कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप्स की देखने को मिलती है। अपन ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट टाइप की होती है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी का मतलब होता है ओरल
पोलियो वैक्सीन के नाम से इसको जानते हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है और ओरल पोलियो वैक्सीन इज आल्सो नोन एज सैबिन वैक्सीन। इसे ही सैबिन वैक्सीन कहते हैं क्योंकि जो सैबिन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको प्रिपेयर किया था। बात करते हैं आईपीवी की, तो आईपीवी का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और आईपीवी भी अपन ने पढ़ा हुआ है। आईपीवी और एफआईपीवी के बारे में 0.1 ml देते हैं, इसे नाम देते हैं कि साल्क वैक्सीन के नाम से इसको जानना जाता है क्योंकि ये साल्क किसने बनाई थी, साल्क साइंटिस्ट ने बनाई थी, उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। आगे पढ़ते हैं सेबिन कितना देते हैं, तो सेबिन 2 ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हैं। बात करें साल्क होती है कौन से रूट से लगाई जाती है, तो यहाँ पर रूट होगा इसका आईडी लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाई जाती है। बात करें डोज कितनी होती है, तो डोज होगा 0.1 ml देते हैं, 0.1 ml देंगे। आईडी देते हैं, ये कल अपन ने पढ़ा हुआ था। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मेनली 2 टाइप की देखने को मिलती है। पहले जो इसकी वैक्सीन आती थी वो ट्राइवेलेंट थी, यहाँ पर ट्राइवेलेंट देखने को मिल रही थी, लेकिन इसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है, कन्वर्ट इनटू बाइवेलेंट में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो पहले वैक्सीन थी वो ट्राइवेलेंट आती थी, अब इसको कन्वर्ट करके बाइवेलेंट वैक्सीन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोलियो की जो वैक्सीन थी पहले क्या आ रही थी, ट्राइवेलेंट थी, बट नाउ दीज आर कन्वर्टेड इनटू द बाइवेलेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर इसके टेम्परेचर की, या इसको जो किल्ड वैक्सीन होती है, अब किल्ड वैक्सीन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो 4 वेल या हीट से इसको बैक्टीरिया वायरस होता है पोलियो वायरस, उसको इनएक्टिवेट किया जाता है। बात करते हैं जो पोलियो वैक्सीन होती है वो हाईली क्या होती है, हाईली क्या देखने को मिलेगी, हीट से सेंसिटिव होती है। तो हीट से सेंसिटिव होती है, उनको कहां पर रखा जाता है, अपन ने कोल्ड चेन में पढ़ा था कि पोलियो की वैक्सीन होती है उसको आइस पैक के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन होती है उसमें रखना होता है, नियर बाय आइस पैक रखते हैं क्योंकि ये हीट से सेंसिटिव होती है। जैसे ही संवेदनशील होती है, हीट के संपर्क में जाएगी तो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और यहाँ पर कोल्ड से रेजिस्टेंस होती है। तो बात करें पोलियो वैक्सीन की तो हाईली हीट सेंसिटिव एंड कोल्ड से रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए इनको आइस पैक के पास में रखते हैं। लेकिन बात करें डीपीटी की तो इसको ऊपर ही ऊपर रखते हैं क्योंकि ये क्या होती है, कोल्ड से सेंसिटिव होती है, हीट से रेजिस्टेंस होती है डीपीटी वैक्सीन। लेकिन बात करें पोलियो वैक्सीन की तो पोलियो वैक्सीन हीट से पूरी तरीके से सेंसिटिव होती है, इसको स्टोर किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन को 2 से 8 पर स्टोर करते थे, लेकिन इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर कर रखा जाता है कोल्ड से, क्योंकि ये कोल्ड से रेजिस्टेंस और हीट से सेंसिटिव होती है। आगे बात करते हैं फर्स्ट पोलियो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम था, फर्स्ट पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की कि फर्स्ट पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्टेड हुआ था। तो फर्स्ट पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1996 को ये फर्स्ट पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। इसके बाद में इसका जो फर्स्ट कैंपेन था वो स्टार्ट किया 9 दिसंबर 1996 को, और इसका जो सेकंड राउंड था बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट राउंड था, ये सेकंड राउंड है। तो सेकंड राउंड इसका कब स्टार्ट हुआ, तो 9 जनवरी के बाद में यहाँ पर 9 दिसंबर 1995 को, सॉरी यहाँ पर जो 1995 था 9 दिसंबर 1995 को फर्स्ट राउंड ऑफ द पोलियो वैक्सीनेशन का या पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो फर्स्ट राउंड आया था 1995 में आया। कब आया, 20 दिसंबर को। यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड था पोलियो का, जो फर्स्ट राउंड था वो कब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर दिसंबर में, कितने दिसंबर को स्टार्ट हुआ, 9 दिसंबर 1995 को ये स्टार्ट हुआ था। तो 9
दिसंबर 1995 को स्टार्ट हुआ। सेकंड राउंड की बात करते हैं तो सेकंड राउंड आया था 20 जनवरी 1996 को जो सेकंड राउंड था वो कब स्टार्ट किया गया। बात करते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के फर्स्ट राउंड की, फर्स्ट राउंड कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर 20 दिसंबर को क्या हुआ, यहाँ पर पहला, यहाँ पर 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। 9 दिसंबर 1995 को फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ। आगे बात करते हैं सेकंड राउंड कब आया था। तो सेकंड राउंड आया था 20 जनवरी 1996 को। एक महीने का, एक साल का गैप नहीं है मेरे दोस्तों, केवल एक महीने के बाद में ही सेकंड राउंड इसका स्टार्ट हो गया था। ये क्या था, एक कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक्चुअल में क्या था, कैंपेन था। और कैंपेन क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम का जो फर्स्ट राउंड आया था 9 दिसंबर 1995 को आया। 20 जनवरी 1996 को सेकंड राउंड इसका आ गया था। बात करते हैं जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में पल्स यूज किया जाता है वो किस लिए यूज करते हैं। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन या पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जो पल्स पोलियो यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है, पल्स का मतलब होता है सिमुल्टेनियसली पूरे भारत में एक साथ मिलकर के पूरे एक दिन को फिक्स करके वहां पर जो भी 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों में क्या किया जाता है, एक साथ पोलियो की 5 साल से छोटे बच्चों में इस बिना किसी के इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस एंड नेक्स्ट डोज से कोई मतलब नहीं है, सभी 5 साल से छोटे बच्चों को एक एक को पकड़ करके घर जा करके उनका एक दिन में क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन या ओरल पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इसीलिए पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में जो पल्स का मतलब होता है यही होता है कि सिमुल्टेनियसली एक साथ में पूरे विश्व भारत में एक साथ पूरे मिलकर के सभी जगह पर एक डे फिक्स करके 5 साल से छोटे बच्चों में सभी बच्चों को बिना किसी इररेस्पेक्टिव ऑफ नेक्स्ट डोज और प्रीवियस डोज से कोई मतलब नहीं होता है, सभी 5 साल से छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इसीलिए वर्ल्ड पल्स का यही मतलब होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोलियो की जो खुराक होती है या पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो कितने साल तक इफेक्टिवनेस होता है इसका। तो इफेक्टिवनेस ऑफ पोलियो वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस होती है कितने साल तक होती है। तो पोलियो वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस होती है 5 ईयर तक होती है। बीसीजी की वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस होती है 15 से 20 साल हो गई, तो इफेक्टिवनेस होती है पोलियो वैक्सीन की 5 साल तक की होती है, 5 ईयर की होती है। बीसीजी की वैक्सीन की इफेक्टिवनेस होती है 15 से 20 साल तक की देखने को मिलेगी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन यहाँ पर डील करेंगे पोलियो वैक्सीन से कि वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है, कब कब अगर वैक्सीन वायल मॉनिटर को देखने के बाद कब आपको वैक्सीन को यूज करना है, कब वैक्सीन को यूज नहीं करना है, इन सभी के बारे में आपको देखना है। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है, इसमें एक लाइट सेंसिटिव या टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब लगा हुआ होता है या टेम्परेचर सेंसिटिव एक चिप लगी होती है। उसकी मदद से जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये इसका जो सर्कल होता है इसका टेम्परेचर का जो कलर होगा वैक्सीन वायल मॉनिटर का वो कलर अपने आप क्या होता रहता है वैक्सीन में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसी हिसाब से उसका कलर होगा स्क्वायर का और सर्किल का वो चेंज होता रहता है। तो कब आपको यूज करना है वैक्सीन वायल मॉनिटर को देखकर, पोलियो की वैक्सीन को कब यूज नहीं करना है, तो यहां पर आप हेडिंग लगा लीजिए कि वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है, वीवीएम के नाम से इसको जाना जाता है। तो वीवीएम या वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर की। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले 4 बड़े बड़े सर्कल बना लेने हैं। तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 गोले बन गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, ऐसे लग रहा है कई लोगों ने तो कई लड़कियों ने तो यहाँ पर ईयर रिंग्स पहन रखी है, ईयर रिंग्स, और कई ने हाथों में अपने चूड़ियां पहन रखी है। तो यहाँ पर मेनली इसके अंदर क्या बनाना है आपको, तो मेरे दोस्तों प्यारे दोस्तों इसका कलर अपन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजी वे में दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर एक अंदर में क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, बाहर में एक सर्किल बनाना है। तो चारों गोलों में आप
अपनी कॉपी में जल्दी से एक एक सर्किल बना के अंदर एक एक स्क्वायर बना लीजिए। अब कब वैक्सीन को यूज करना है, कब वैक्सीन को यूज नहीं करना है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर इनर स्क्वायर है वो आपका क्या है, लाइटर। अगर इनर का जो अंदर वाला स्क्वायर होता है वो क्या है, इसका कलर है वो लाइट कलर का है या व्हाइट कलर का है, और सर्कल है वो कलर है। तो यहाँ पर आपको सर्किल को क्या करना है, ये कलर कर दिया है मैंने। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल बाहर से सर्कल को कलर करना है। सेकंड वन में क्या करना है, सर्किल, और इसमें ये सर्किल था तो सर्किल ज्यादा क्या है, डार्क कलर का है, और जो स्क्वायर है अंदर का वो क्या है, थोड़ा लाइट है। तो यहां पर इसको भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं सर्किल और ये बाहर का अंदर वाला स्क्वायर दोनों सेम कलर के हो गए तो यूज नहीं करना है। या बात करें यहाँ पर अंदर वाला ज्यादा क्या हो गया है, अंदर वाला बिल्कुल क्या हो गया है, यहाँ पर तो आप देखिए अच्छी तरीके से डार्क ज्यादा है, बाहर वाला जो सर्किल है वो क्या है, यहाँ पर थोड़ा लाइट है, तो इसको भी यूज नहीं करना है। तो किस किस को यूज कर सकते हैं, बात करें यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखना है कि यहाँ पर आप सेंटेंस लिखे, इनर स्क्वायर इज व्हाइट और लेस कलर। तो बात करें यहाँ पर आपको लिखना है इनर, ताकि आपको सही से याद रहेगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इनर स्क्वायर इज व्हाइट एंड सर्किल इज कलर। अगर मान लीजिए इनर का स्क्वायर है बिल्कुल व्हाइट है, किसी तरीके का इसमें कलर देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहां पर इसको क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप राइट एरो लगा लीजिए, आपको इसको यूज कर सकते हैं। जहां पर व्हाइट कलर का इनर वाला स्क्वायर है, व्हाइट कलर का देखने को मिल रहा है, और सर्किल है वो कलरफुल देखने को मिल रहा है, डार्क कलर का देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप वायल को देख करके, वीवीएम को देख करके वायल बता सकते हैं कि पोलियो की वैक्सीन को आप यूज कर सकते हैं। सेकंड वन की बात करते हैं, सेकंड वन पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो आपका इनर स्क्वायर है वो लाइट है, देन आपका आउटर स्क्वायर की बजाय तो इनर स्क्वायर इज लाइट इन कलर, देन द आउटर सर्कल। तो यहां पर आपको लिखना है इनर स्क्वायर इज लाइट कलर का है। यहां पर आप देखिए थोड़ा सा हल्का सा इसमें देखने को मिल रहा है, तो लाइट इन कलर, तो इनर स्क्वायर इज लाइट इन कलर, और किससे लाइट कलर का है, देन द आउटर स्क्वायर, तो देन आउटर सर्किल, आउटर जो सर्किल है उससे लाइट कलर का देखने को मिल रहा है। तो आउटर सर्किल है ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, इनर सर्किल है वो थोड़ा सा लाइट कलर का देखने को मिल रहा है, लाइट कलर का अंदर में स्क्वायर देखने को मिल रहा है। बाहर वाला जो सर्किल का कलर है डार्क कलर है, ज्यादा कलर है, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो सेकंड वाले को भी आप यूज कर सकते हैं, राइट एरो लगा सकते हैं, दोनों को क्या करना है, यूज कर सकते हैं। लेकिन बात करें थर्ड वाले की कि जो बोथ स्क्वायर एंड सर्किल आर सेम इन कलर, तो दोनों ही क्या है, एक तरीके के हो गए हैं, चौर चौर मौसेरे भाई बन के बैठे हैं। तो बोथ स्क्वायर, अंदर वाला जो स्क्वायर है एंड बाहर वाला जो सर्किल है, बोथ स्क्वायर एंड सर्किल आर सेम कलर, दोनों ने एक जैसा ही कलर हो गया है, तो इन दोनों को क्या नहीं कर सकना है, यहां पर इसको यूज नहीं करना है। तो यहां से ब्लैक कलर से मैं कट कर देता हूं दोनों को, इन दोनों पोजीशन में, इन दोनों कंडीशन में, जहां पर क्या है, बाहर वाला और अंदर वाला दोनों का कलर सेम हो गया है, तो यहां पर इसको यूज नहीं करना है। बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे कि इनर आउटर सर्किल इज डार्कर देन द इनर। अगर आउटर जो सर्किल है वो इनर सर्किल से क्या हो गया है, तो इनर स्क्वायर इज डार्कर देन द आउटर सर्किल। तो बात करें यहां पर इनर स्क्वायर था इज डार्कर देन द
आउटर सर्किल, अगर इनर का जो स्क्वायर है वो आउटर सर्किल से क्या हो गया है, डार्क हो गया है। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं अंदर वाला जो स्क्वायर है वो ज्यादा डार्क है बाहर वाले सर्किल से, तो इस वैक्सीन को भी आपको यूज नहीं करना है। तो इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस कर देना है। नॉट यूज तो ऊपर लिख लीजिए, नॉट यूज, नॉट यूज। और बात करें इनको कि यूज कर सकते हैं, इन दोनों को यूज कर सकते हैं। जहां पर अब समझने की बात है, ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, कि जिसमें इनर स्क्वायर है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का है, आउटर स्क्वायर डार्क कलर का है, यूज कर सकते हो। बात करते हैं सेकंड नंबर पे, कि सेकंड नंबर पे क्या है, इनर स्क्वायर और आउटर स्क्वायर है, दोनों का कलर क्या है, सेम कलर का है, या फिर इनर स्क्वायर इज लाइट कलर का है, आउटर स्क्वायर की बजाय इनर स्क्वायर का कलर है लाइट कलर का है, इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का कलर, इनर स्क्वायर का और आउटर सर्किल दोनों का कलर सेम हो गया है, इसको यूज नहीं करना है। बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, जहां पर स्क्वायर का कलर है वो क्या हो चुका है, ज्यादा डार्क हो गया है सर्किल की बजाय, तो इन दोनों कंडीशन में यूज नहीं करना है, फर्स्ट दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, तो फर्स्ट और सेकंड में यूज कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ वाले में क्या नहीं करना है, यूज नहीं करना है। तो जल्दी से जल्दी आप इस टॉपिक का जल्दी से क्या कर सकते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, तो जल्दी से जल्दी क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इनर स्क्वायर है जे हीट सेंसिटिव, इसमें चिप लगी होती है जो कि कलर सेंसिटिव होती है। तो इनर स्क्वायर में यहां पर क्या लगाई जाती है, यहां पर एक चिप लगी होती है, और ये चिप क्या करती है, हीट। इनर स्क्वायर, इस लाइन को भी लिख लो, तो इनर स्क्वायर है कंटेन टेम्परेचर सेंसिटिव चिप। तो इसमें क्या होती है, सेंसिटिव टेम्परेचर चिप होती है, यहां पर एक लगी हुई टेम्परेचर सेंसिटिव चिप होगी, और ये क्या करती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका क्या हो जाता है, कलर को चेंज करने लग जाती है। तो इन सभी में एक क्या लगी होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव चिप लगी हुई होती है। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, इसका कलर होता है वो चेंज होने लग जाता है। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन पूरे वैक्सीन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला क्वेश्चन है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर वाला। तो आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो जल्दी से जल्दी अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में पढ़ने वाले। तो हेपेटाइटिस बी, यहाँ पे हेपेटाइटिस होता है वो क्या होता है, हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपे का मतलब होता है यहाँ पर हेपे का, हेपेटा मतलब होता है हेपेटो, और हेपेटो का मतलब होता है लीवर से। तो लीवर में क्या हो गया है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाना ही क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस होता है। अब हेपेटाइटिस मेनली 5 टाइप का देखने को मिलेगा, ए बी सी डी ई। तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर एबीसीडी आपने जन्म से ही, बच्चे पैदा होते हैं जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले सबसे जल्दी ज्यादा याद होती है तो एबीसीडी होती है। तो आपने रटी हुई है एबीसीडी को, तो आपको हेपेटाइटिस में ए बी सी डी ई तक याद रखना है। तो मेनली 5 टाइप के देखने को मिलते हैं। ए और ई होता है वो कौन सा होता है, मेनली इसका रूट होता है वो किसका कौन सा होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हेपेटाइटिस के बारे में डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस मेनली बी होता है, इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है 0.5 ml दी जाती है, बिल्कुल 0.5 ml देंगे। आईएम देते हैं, और आईएम में कहां पर देते हैं, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है छोटे बच्चों में कहां तक देंगे, 1 साल तक किसमें दी जाती है, या 3 साल तक जो टोडलर होते हैं उनमें कहां पर देते हैं। तो आईएम में कौन सी साइट को मेनली चूज किया जाता है, वास्टस लैटरलिस मसल्स में देते हैं। वास्टस लैटरलिस मसल्स में आउटर एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई के आउटर एस्पेक्ट में जहां पर वास्टलिस लैटरलिस मसल्स होती है उसमें दी जाती है। बात करेंगे सबसे ज्यादा यहां पर अप टू द
कब तक दे सकते हैं, तो इसमें अप टू 3 इयर्स तक दे सकते हैं। टोडलर में और इन्फेंट में से क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वास्टस लैटरलिस मसल्स होती है कहां पर होती है, थाई में होती है, आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई के मिड थाई में, आउटर एस्पेक्ट में पाई जाती है, मेनली बच्चों में और चिल्ड्रंस में अप टू द एज ऑफ द टोडलर तक, 3 साल तक की उम्र तक बच्चों में जो आईएम इंजेक्शन लगाए जाते हैं सभी इसी में लगाए जाते हैं। वास्टस लैटरलिस मसल्स को प्रेफर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्लूटियल मसल्स में नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या नहीं होता है, बच्चों में मांस नहीं होता है, तो वहां पर ग्लूटियल मसल्स को अवॉइड करते हैं। वास्टस लैटरलिस मसल्स को प्रीफर किया जाता है, मिड थाई में पाई जाती है, अपर आउटर एस्पेक्ट में लगाते हैं। बात कर ली 0.5 ml देते हैं, आईएम देंगे, लेकिन बात करें कि अडल्ट में कहां पर देनी है, हेपेटाइटिस बी अगर आपको और मेरे को लगानी है तो कहां पर लगाओगे, तो अडल्ट में लगाते हैं, यहां पर डेल्टोइड में लगाते हैं, डेल्टोइड मसल्स में लगाई जाती है। आगे अपन बात करते हैं, बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द हेपेटाइटिस में किसका होगा, लीवर का इन्फेक्शन हो जाना और इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो हेपेटाइटिस होता है मेनली जो फीको ओरल रूट से फैलता है। यहाँ पर हेपेटाइटिस ए और ई की मैं बात करूं तो मेनली इनका जो रूट होता है फीको ओरल रूट से फैलते हैं, जहां पर फीको यानी कि स्टूल के थ्रू और ओरल रूट से ये फैलते हैं। बात करें हेपेटाइटिस बी और बी डी और सी की, तो बी डी और बी सी डी होते हैं, ये किससे फैलते हैं, मेनली पेरेंट्रल रूट से फैलते हैं। और पेरेंट्रल रूट में कैसे फैल सकते हैं, ब्लड से फैल सकते हैं, आईवी यूजर से फैल इन्फेक्टेड आईवी यूजर्स होते हैं उनसे फैल सकते हैं। कैसे फैल सकते हैं, ब्लड से। बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी होता है मेनली सबसे ज्यादा हॉस्पिटल या जो लेबोरेटरी से होने वाला इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस बी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पर 5 से लेकर के 30% इसके चांसेस होते हैं। उसके बाद में हेपेटाइटिस सी का होता है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल कौन सा, हेपेटाइटिस देखने को मिलेगा, हेपेटाइटिस सी देखने को मिलता है। मेनली यहाँ से बहुत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें कि हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन मैं करा देता हूँ हेपेटाइटिस के। तो हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी को कहा जाता है यहाँ पर हेपेटाइटिस सी इज पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से इसको जानते हैं। तो बात करते हैं इसके बाद में हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस डी होता है वो मेनली जहां पर बी से एसोसिएट होता है, बी होता है वहीं पर डी होता है, अकेला हेपेटाइटिस ई नहीं होता है। मोस्ट फैटल की बात करें, मोस्ट फैटल इन प्रेगनेंसी, तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है या फैटल होता है प्रेगनेंसी में। भाभी जी में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा देखने को मिलेगा, तो हेपेटाइटिस ई होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए को क्या कहते हैं, जॉन्डिस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नॉन एज नियोनेटल और जॉन्डिस हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए का भी दूसरा नाम लिख लीजिए आप, लगे ही याद। तो हेपेटाइटिस इज नॉन एज द जॉन्डिस हेपेटाइटिस और नियोनेटल हेपेटाइटिस। तो यहां से अपन ने हेपेटाइटिस के बहुत से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन क्या होती है। तो हेपेटाइटिस वैक्सीन के जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं वो कब देते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स में, फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ, फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ बर्थ, बर्थ के फर्स्ट जो 24 आवर्स होते हैं 24 आवर्स में दी जाने वाली वैक्सीन होती है। 24 आवर्स में फर्स्ट डोज देंगे और फर्स्ट 24 आवर्स में हेपेटाइटिस की 0 डोज देते हैं। तो 0 डोज देंगे, कब देते हैं,
यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हेपेटाइटिस की सबसे पहली डोज होती है, 0 डोज होती है, वो कब देते हैं? तो हेपेटाइटिस की जो 0 डोज देते हैं सबसे पहले वो फर्स्ट 24 आवर्स में देंगे। 6, 10, 14 वीक पर क्या देते हैं? 6, 10 और 14 वीक पर इसकी मेनली दी जाती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज, जिसमें पेंटावेलेंट में देते हैं। आगे बात करते हैं, अगर एग्जैक्ट देनी है या बिल्कुल अगर एग्जैक्ट डोज होती है इसका या बेस्ट ड्यूरेशन होती है हेपेटाइटिस बी देने की, तो बेस्ट ड्यूरेशन की मैं बात कर दूं तो बेस्ट ड्यूरेशन ऑफ गिविंग द हेपेटाइटिस बी देने का बेस्ट ड्यूरेशन होता है तो 0, 1 और 6 मंथ पर देते हैं, दे सकते हैं, सबसे बेस्ट है। लेकिन इसको क्या करते हैं, पेंटावेलेंट के साथ में मिला करके उसी टाइम पे 6, 10, 14 वीक पर दे दी जाती है। लेकिन बात पूछ ली जाए बेस्ट की तो 0, 1 और 6 मंथ पर इसको दी जाती है। बात करते हैं इसमें कि मेनली जहां पर अगर बात करें अब इसमें वॉल्यूम के अनुसार कब कब कहां पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है या तो अगर वॉल्यूम है वो 0.5 ml से कम होता है तो डेल्टॉइड को प्रीफर करना है। बात करें 0.5 ml से ज्यादा है, बच्चों में देनी है, अप टू 3 इयर्स तक देनी है, टोडलर और इन्फेंट को देनी है, तो वहां पर आईएम के लिए बेस्ट साइट होती है वास्टस लैटरलिस मसल्स होगा मिड थाई के आउटर एस्पेक्ट में देते हैं। अगर 2.5 ml या 2.5 ml 0.5 ml से ज्यादा देनी है, 2.5 ml से ज्यादा देनी है तो जेट ट्रैक मेथड का यूज करना है। बात करते हैं इसके आगे कि यहाँ पर हेपेटाइटिस बी के बारे में कि यहाँ पर मेनली आगे क्या देखने को मिलता है, तो ये अपन ने पूरा हेपेटाइटिस के बारे में देखने को मिला। बात करते हैं यहाँ पर कि पेंटावेलेंट था। अब हेपेटाइटिस को किसमें यूज करते हैं, पेंटावेलेंट, और पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन आती है। कल भी अपन ने पढ़ा था कि अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पेंटावेलेंट और पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन आती है तो इसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस आएगा। इसके अलावा आती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन एंड हिब, हेपेटाइटिस बी और हिप की जो इन्फ्लुएंजा वाली वैक्सीन आती है ये सभी किसमें आती है, पेंटावेलेंट में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। बात करें 6 किलर डिजीज कौन कौन सी होती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी होगा, पोलियो और क्या होती है वहां पर टीबी होती है। ये कौन कौन सी है, 6 किलर डिजीज के नाम से जानते हैं इनको। तो डीपीटी आएगी 6 किलर में, हेपेटाइटिस बी आता है, टीबी आती है और पोलियो आता है। ये सभी जो 6 डिजीज है इन्हें 6 किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। पेंटावेलेंट कब स्टार्ट हुई थी, तो पेंटावेलेंट को स्टार्ट किया गया था 2011 में, ये स्टार्ट हुई थी इंडिया में। बात करें इन इंडिया में पेंटावेलेंट कब स्टार्ट हुई, इन इंडिया 2014 में स्टार्टेड पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में, तो इंडिया में पेंटावेलेंट स्टार्ट हुई थी 2014 में, 2014 में 4 स्टेट में, 4 स्टेट में इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इंडिया में पेंटावेलेंट वैक्सीन सबसे पहले कब आई, 2014 में आई, 4 स्टेट में। इसके बाद में इंद्रधनुष कब आया था, कल अपन ने पढ़ा इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष कब आया, 2017 में आया। इंद्रधनुष मिशन कब आया था, मिशन इंद्रधनुष 2014 में 25 दिसंबर को आया। बात करते हैं इसके बाद में मीजल्स वैक्सीन के बारे में कि मीजल्स वैक्सीन क्या होती है, तो मीजल्स वैक्सीन के बारे में पढ़िए। मीजल्स वैक्सीन का सबसे पहले लगाते हैं 9 महीने पर लगाते हैं, 9 से 12 महीने पर लगा सकते हैं, 9 महीने से पहले नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें मैटरनल एंटीबॉडीज होती है। लेकिन 2 ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मीजल्स वैक्सीन को 9 महीने से पहले लगा सकते हैं, जहां पर या तो सीवियर मालनरिश कोई इन्फेंट है या फिर बच्चा है वो सीवियर मालनरिश है, या पर जहां पर मीजल्स होता है वो एंडेमिक होता है। उन 2 केस में 6 से 9 मंथ पर लगा सकते हैं। मेनली इसको 9 महीने से पहले नहीं लगाते हैं, लेकिन 2 ऐसी कंडीशन है जिसमें कि 6 to 9 मंथ पर इसको लगाया जा सकता है। तो कब लगा सकते हैं, जहां पर एंडेमिक मीजल्स पाया जाता है, और सेकंड वन पर जहां पर सीवियर मालनरिश बच्चा है तो उन कंडीशन में यहां पर मीजल्स वैक्सीन को 6 to 9 मंथ पर लगा सकते हैं। तो थर्ड जो वैक्सीन पढ़ने वाले हैं यहां पर 4th वैक्सीन हो गया। पहला पढ़ा बीसीजी, फिर पढ़ा अपने पोलियो, फिर पढ़ा हेपेटाइटिस बी, और 4th नंबर पर पढ़ रहे हैं अपन मीजल्स के बारे में।
तो मीजल्स वैक्सीन होती है, ये मेनली क्या करते हैं मीजल्स वैक्सीन का, तो यहाँ पर आपको कब लगानी होती है, तो मीजल्स की वैक्सीन होती है 9 मंथ पर देते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आपने कल पढ़ा हुआ है। कौन से रूट से देते हैं जल्दी से कमेंट कर दो। ऐसी रूट से देंगे, कितना देते हैं, 0.5 ml देते हैं। कहां पर देते हैं, राइट अपर आर्म पे देते हैं। तो ये कल आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सब कुछ पूरा पढ़ा हुआ था। इसके बाद में आगे की डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं कि कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कहां पर लगाते हैं। तो मेजल्स की वैक्सीन है 9 मंथ पर लगाते हैं, सबकुटेनियस लगाते हैं। अब सबकुटेनियस में एंगल कितना यूज करेंगे, तो सबकुटेनियस का एंगल होता है वो 15 डिग्री का एंगल इसमें यूज करना है। तो 15 डिग्री के एंगल पर सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं, 0.5 ml देंगे, राइट अपर आर्म में देते हैं। मीजल्स की वैक्सीन किससे बचाती है, तो मीजल्स से बचाती है। और मीजल्स की बात करें किसका, मीजल्स का जो पॉजिटिव एजेंट या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है कौन सा होता है, तो पैरामिक्सो वायरस से होती है। पैरामिक्सो वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मीजल्स को करने के लिए जो जिम्मेदार प्राणी है वह माइक्रोब्स है। तो कौन सा होता है, वायरस। और वायरस कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस। और पैरामिक्सो वायरस क्या होता है, ये एक आरएनए वायरस है भाई साहब, डीएनए का वायरस नहीं है। तो ये आरएनए वायरस होता है। पैरामिक्सो वायरस पॉजिटिव एजेंट होता है मीजल्स का। 9 मंथ पर इसको लगाते हैं, सबकुटेनियस लगाते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर लगाएंगे, 0.5 ml देते हैं, राइट अपर आर्म में देते हैं। ये सब कुछ अपन का कल पढ़ लिया था। इसके आगे अपन बात करते हैं 9 महीने से पहले नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें मैटरनल एंटीबॉडीज पाई जाती है। लेकिन इसको इन केस ऑफ द इन केस ऑफ इन केस ऑफ द 2 केसेस में इसको कब कब लगा सकते हैं, तो 2 केस में लगा सकते हैं 6 to 9 मंथ पर। इसको 9 महीने से पहले एक्चुअल में नहीं लगाते हैं। लेकिन 2 ऐसे केस है या 2 ऐसी कंडीशंस होती है, केस या कंडीशन जिनमें कि पहले लगाया जा सकता है 9 महीने से पहले, तो 6 to 9 मंथ में लगाएंगे। और ऐसी 2 कौन सी कंडीशन होती है, तो पहली तो जहां पर ये एपिडेमिक है मीजल्स का, जहां पर एपिडेमिक होता है, जहां पर मीजल्स होता है, मेनली एंडलेस देखने को मिलता है। हर बार ये मीजल्स में जब भी जाओगे मीजल्स वहां आपको मिलेगा। जैसे अपन ने जापानी एंसेफेलाइटिस में जब पढ़ा था एंडेमिक, पैंडेमिक और स्पोर्डिक के बारे में, तो उस टाइम पे पढ़ा था एंडेमिक कौन सी डिजीज होती है। एंडेमिक का मतलब होता है कि यहाँ पर मेनली देखने को मिलती है एंडलेस डिजीज होती है। जब भी आप जाओगे कम्युनिटी में या वहां पर हमेशा पाई जाती है, उन्हें एंडलेस कहते हैं। एपिडेमिक जहां पर मीजल्स होता है उस कंडीशन में लगा सकते हैं 6 से 9 महीने पे। या कोई सीवियर माल नरिश कोई चाइल्ड होता है, तो उन चाइल्ड में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 से 9 मंथ पर मेनली मीजल्स का वैक्सीन लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मीजल्स की वैक्सीन को मेनली लगाया जाता है 6 to 9 मंथ पर। ऐसे 2 केसेस होते हैं जिनमें कि मीजल्स की वैक्सीन लगा सकते हैं। तो पहला है कि जिसमें एपिडेमिक मीजल्स है, उस वाले एरिया में जहां पर एपिडेमिक है हमेशा पाया जाता है। जब भी जाओगे आपको वहां पर बिल्कुल आपको तैयार मिलेगा रेडी होकर के। जहां पर एपिडेमिक होता है उसे ही नाम देते हैं यहाँ पर एपिडेमिक का ही मतलब होता है कि एंडलेस होती है। जब भी जाओगे उसे तुरंत पाओगे। सीवियर मालनरिश चाइल्ड में भी 6 से 9 मंथ पर लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पूछते हैं तो 9 महीने से पहले नहीं लगाना है क्योंकि उसमें मैटरनल एंटीबॉडीज होती है, प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं कि मीजल्स के लिए भी आपको क्या करना होता है, डाइल्यूएंट का यूज करना होता है। तो डाइल्यूएंट कौन सा यूज करोगे मीजल्स की वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए, तो यहां पर मेनली आपको क्या करना होता है, जो डिस्टिल वाटर होगा, डिस्टिल वाटर का यूज करना है, नॉर्मल सलाइन का यूज करना है बीसीजी के लिए। बात करें कि यहाँ पर मीजल्स के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज करना है, तो डिस्टिल वाटर का यूज करना है। अब आपको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया आफ्टर द reconstitution आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वैक्सीन का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है तो उसके 4 to 6 आवर बाद में
4 to 6 आवर में इसको यूज करना है। और अगर बेस्ट आंसर देना है तो 4 घंटे में इसको यूज कर लेना है। 4 घंटे से 6 घंटे तक इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट आंसर की बात करें तो 4 से 4 घंटे आपको आंसर देना है, 4 घंटे में इसको यूज करना है। अगर आपने यूज नहीं किया है तो आफ्टर द 4 to 6 आवर इसको क्या कर देना है, आफ्टर 4 to 6 आवर यूज नहीं की है, डिस्कार्ड कर दो। तो इसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। बात करेंगे कि मीजल्स वैक्सीन होती है, अगर आपको उसमें क्या कर लिया गया है, उसको डाइल्यूएंट मिला करके उसको कॉन्स्टिट्यूट कर लिया है, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया है, तो उसको 4 से 6 घंटे में यूज करना है। अगर आपने 4 से 6 घंटे में मीजल्स की वैक्सीन यूज नहीं करी है तो उसको डिस्कार्ड करना है। बेस्ट आंसर पूछेंगे तो 4 घंटे देना है। 3 से 4 घंटे था बीसीजी का, 3 से 4 घंटे और 4 से 6 घंटे मीजल्स का, तो बेस्ट आंसर होगा 4 होगा। अगर आपको 4 घंटे में यूज नहीं की है तो उसको डिस्कार्डेड कर लेना है, वापस से उसको यूज नहीं करना है। तो 45 डिग्री के एंगल पर देंगे। आपने देख लिया है। इसको भी स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो कितना इसका स्टोरेज टेम्परेचर कितना होगा, तो स्टोरेज टेम्परेचर होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर करके रखना होता है। तो दो ऐसी वैक्सीन होती है, मीजल्स और उसके बाद में येलो फीवर हुआ, मीजल्स हुआ। और ये जो आपकी वैक्सीन होती है पोलियो की, सबसे ज्यादा है पोलियो का कि ये सबसे ज्यादा हाईली हीट सेंसिटिव होती है, इसलिए इनको आइस पैक के पास में चिपका करके या उनसे सटा करके उनके पास पास में रखी जाती है। अब बात करते हैं कि जब भी आप यहाँ पर मीजल्स की वैक्सीन देते हैं तो मीजल की वैक्सीन देने के बाद में एंटीबॉडी कितने दिन पर या इम्यूनिटी होती है वो कब डेवलप होती है, तो इम्यूनिटी की बात करें कि मीजल्स की वैक्सीन देने के बाद इम्यूनिटी कब डेवलप होगी, तो इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर द 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन बाद में या 10 से 12 दिन के बाद में क्या हो जाती है, वहां पर क्या देखने को मिलेगा, 10 से 11 या 11 से 12 दिन पर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जैसे आपने आज वैक्सीन दी है उसके 11 से 12 दिन बाद में क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। तो मीजल की वैक्सीन देने के 11 से 12 दिन बाद में क्या हो जाती है, वहां पर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और चाइल्ड होगा इसमें मीजल्स की वैक्सीन देता है तो चाइल्ड क्या कंप्लेन करेगा, तो चाइल्ड कंप्लेन अबाउट द फीवर की कंप्लेन करेगा, फीवर्स एंड चिल्स की, फीवर चिल्स और पेन की चाइल्ड होता है वो कंप्लेन करता है, फीवर की चिल्स की क्या करेगा, कंप्लेन करेगा। अब बात करते हैं मीजल्स की, दो डोज होती है उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो गैप ऑफ 2 डोजेज ऑफ मीजल्स, मीजल्स की जो 2 डोजेज ऑफ मीजल्स होती है, 2 डोज होती है मीजल्स की, उसके बीच कितना गैप होना चाहिए, तो मिनिमम इसमें जो गैप होता है कितना रखना है, 6 मंथ का कम से कम गैप होना चाहिए। इसीलिए जो फर्स्ट डोज देते हैं 9 to 12 मंथ पर देंगे, सेकेंड डोज होती है 16 से 24 वीक पर 16 से 24 मंथ पर देते हैं। इसीलिए कम से कम आपको 6 महीने का 6 मंथ का गैप रखना है 2 डोज के बीच में। बात करेंगे इसके बाद में कि अगर आपने सिंगल डोज लगाई है मीजल्स की, अगर सिंगल डोज लगाई है तो 90% प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, और डबल डोज लगवा ली है तो 99% प्रोटेक्शन दे देती है। बात करते हैं अगर आपने सिंगल डोज लगाई है मीजल्स की तो कितना परसेंट प्रोवाइड करवाएगी, तो 90% क्या करवा देती है, यहाँ पर सिक्योरिटी दे देती है, आपको सिक्योरिटी बॉन्ड बना करके देगी 90% का। लेकिन आपने दोनों डोज ले ली है तो 99% आपको सिक्योर कर देती है या इफेक्टिव होती है। तो सिंगल डोज प्रोवाइड द, यहां पर स्टार मार्क लगाकर लिखिए, सिंगल डोज ऑफ मीजल्स प्रोवाइड 90% प्रोटेक्शन। तो कितना परसेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, तो 90% प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। बात करते हैं अगर 2 डोज ले ली है या डबल डोज ले ली, डबल डोज या दोनों डोज ले ली है या 2 डोज ले ली है तो कितना परसेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाली है, तो 99%
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देगी मीजल्स से। मीजल्स है, अब उससे सिंगल, अगर आपने एक वैक्सीन यूज करी है, एक डोज ली है, तो 90% प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करा देगी। लेकिन बात करें कि दोनों आपने डोज ले ली है, तो डबल डोज ले ली, 2 डोज ले ली, 99% आपको मीजल्स से क्या प्रोवाइड करा देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देती है। बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, जो मीजल्स की वैक्सीन होती है कितनी इफेक्टिव होती है, कितने दिन तक इफेक्टिव होती है। तो मीजल्स की वैक्सीन होती है लाइफ टाइम इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी, लगातार पूरी जन्म के समय क्या प्रोवाइड करा देती है, आपको मीजल्स से सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। इसीलिए आपको बार बार मीजल्स की वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार वैक्सीन ले ली है, पूरे तरीके से आप क्या हो चुके हैं, फ्री फ्रॉम हो चुके हैं। इससे आगे बात करते हैं विटामिन ए की जो वैक्सीन लगाते हैं उसके बारे में। तो बात करेंगे नेक्स्ट वैक्सीन की, विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की जो वैक्सीन होती है उसके बारे में। अब विटामिन ए की वैक्सीन कब लगाते हैं, सबसे पहले लिखिए विटामिन ए की वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज कब लगाया जाता है। तो कल अपन ने पढ़ा है 9 मंथ पर इसको स्टार्ट करते हैं। कब लगाते हैं, 9 मंथ पर फर्स्ट डोज लगाएंगे। ओरल रूट से देते हैं, तो रूट कौन सा होगा, ओरल रूट देंगे। कितना ड्रॉप देते हैं, तो यहाँ पर 9 मंथ पर क्या देंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा, और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट कितने ml के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 ml। तो यहाँ पर फर्स्ट डोज देते हैं विटामिन ए की, कितनी देंगे ना, कब देंगे, सबसे पहले तो 9 मंथ पर देते हैं। कितनी देते हैं, ओरल रूट से देते हैं, कितनी देंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट कितना होता है, 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यहाँ पर दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि जब मीजल्स की वैक्सीन देते हैं, यहाँ पर मीजल्स पढ़ रहे थे तो एक लाइन और लिख लीजिए कि यहाँ पर मीजल्स की वैक्सीन होती है वो डिप्लेट करती है विटामिन ए को। तो विटामिन ए को इसके साथ में देते हैं। तो मीजल्स डिप्लेट द सोर्स ऑफ द मीजल्स वैक्सीन क्या करती है, डिप्लेट। और डिप्लेट का मतलब होता है कि कमी करना, डिप्लेट का मतलब होता है कमी करती है। किसकी कमी करती है, मीजल्स वैक्सीन डिप्लेट द सोर्स ऑफ द विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्स को क्या करती है, कम करती है। तो विटामिन ए के सोर्स की कमी करती है। मीजल्स वैक्सीन डिप्लेट द सोर्स ऑफ द विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्स को कम करती है। तो इसीलिए जब भी मीजल्स की वैक्सीन देते हैं उसके साथ में विटामिन ए दिया जाता है। और विटामिन ए होगा तो विटामिन ए से यहाँ से बहुत से क्वेश्चन मैं डील कराऊंगा कि कौन कौन से विटामिन ए से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट लाइन में मैं पढ़ाता हूं यहाँ पर जो टोटल डोज होती है विटामिन ए की बात करें कि विटामिन ए का एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल डोज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की जो टोटल डोज होती है कितनी होती है। तो विटामिन ए की जो टोटल डोज होती है वो यहाँ पर कितनी देखने को मिलेगी। तो विटामिन ए की टोटल 9 डोज देती है। विटामिन ए की जो टोटल डोज लगाते हैं तो 9 डोज लगाते हैं। तो विटामिन ए की अगर पूछ लिया जाए कि कितनी डोज देंगे, 9 डोज देते हैं। टोटल अमाउंट की बात करें कि टोटल 9 डोज में टोटल अमाउंट कितना देंगे, तो टोटल अमाउंट दिया जाता है 9 डोज में वो यहाँ पर 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। इज इक्वल टू कितना ml हो गया, 17 ml में 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा। 1 मंथ पर 9 मंथ पर तो फर्स्ट डोज देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। उसके बाद में एवरी 6 मंथ पर 9 मंथ पर दिया, उसके बाद आपको एवरी 6 मंथ पर एक डोज देनी है। एवरी 6 मंथ पर डोज देंगे, कितनी देंगे, तो फर्स्ट डोज होगी वो कितनी 1 ml की 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। उसके बाद में 2 से लेकर के 9 डोज तक तो टोटल 8 डोज दी जाती है। कितनी ml की होगी, 2 ml, 2 लाख इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, 2 ml देते हैं। तो यहाँ पर टोटल हो गया, आपने 8 में कितनी दी है, 2 दी, तो 8 दूनी के 16 और 1 ml 9 मंथ पर दी, तो टोटल 17 ml अमाउंट हो गया, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो गया है। बात करते हैं 9 डोज होगी तो एक होती है, एक लगातार 9 डोज देते हैं। फर्स्ट डोज 9 मंथ पे देंगे, उसके बाद 5 साल तक या 5 ईयर तक क्या करते हैं, हर 6 मंथ पर एक एक डोज देंगे। और जो सेकंड से लेकर के 2 to 9 तक डोज की बात करें, डोज ऑफ 2 से लेकर के 9 डोज तक का जो अमाउंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो मेनली कितना देखने को मिलेगा, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml देखने को मिलेगा ऑफ ईच डोज के अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर विटामिन ए की जो डोज के बारे में अपन ने बात कर ली है, कितना कितना होता है इसमें, 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, 2 ml में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होके फर्स्ट डोज देते हैं, 9 मंथ पर देते हैं। उसके बाद में सेकंड डोज देंगे, 1 ml देंगे। उसके बाद में सेकंड 2 से लेकर के 9 डोज तक अप टू द एज ऑफ द 5 ईयर तक देते हैं, एवरी 6 मंथ पे देंगे। और एवरी 6 मंथ पे कितना देना है, 2 ml देंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। तो ये टोटल आपका विटामिन ए से रिलेटेड जो भी था। अब बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन, यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन लिखाने वाला हूं आपको, तो जल्दी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नोट करते जाना है मेरे साथ में। और यहाँ पर विटामिन ए होता है, उसको कोल्ड चेन में रखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको रूम टेम्परेचर पर आप रख सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं है विटामिन ए की। वैक्सीनेशन के लिए आगे अपन बात करेंगे कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो कैटरैक्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस में ब्लाइंडनेस का कारण क्या है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कौन सा कोज, और कोज में इन्फेक्टियस कोज की बात करें तो मोनली देखने को मिलता है ट्रैकोमा की वजह से देखने को मिलेगा। कम्युनिकेबल कोज कौन सा है, तो यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ब्लाइंडनेस का, तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कैटरैक्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा इसका आंसर होगा, तो मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज ऑफ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज क्या होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से होता है। मेनली क्या होगा, मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया कौन सा देखने को मिलता है, तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है, ट्रैकोमा की वजह से देखने को मिलेगा। ट्रैकोमा में सेफ स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें ब्लाइंडनेस की, तो कौन सा देखने को मिलेगा, तो चिल्ड्रन में मिलता है ब्लाइंडनेस की कमी के लिए जिम्मेदार विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। तो उसमें मेनली मोस्ट कॉमन कॉज होता है चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस का, वो कौन सा होगा, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का। बच्चों में कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, बच्चों में ब्लाइंडनेस का विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस
इन इंडिया कैटरैक्ट होता है। मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज कौन सा होगा, तो ट्रैकोमा होगा। और ट्रैकोमा में जो स्ट्रेटेजी यूज की जाती है उस स्ट्रेटेजी का नाम दिया गया है कि ट्रैकोमा में यूज की जाने वाली स्ट्रेटेजी है सेफ स्ट्रेटेजी। किसमें यूज करते हैं, तो सेफ स्ट्रेटेजी का सेफ स्ट्रेटेजी इज यूज्ड इन ट्रैकोमा। ट्रैकोमा में मेनली किसका यूज किया जाता है, सेफ स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। और सेफ स्ट्रेटेजी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। सेफ का मतलब होता है सर्जरी, अगर फुल फॉर्म पूछ ले। ए का मतलब होता है एंटीबायोटिक्स का इसमें यूज करना है। एजिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। एप से क्या करना है, फेशियल क्लीनिंग करनी है। और ई से मतलब होता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन। तो यहाँ पर सेफ स्ट्रेटेजी को किसमें यूज करते हैं, ट्रैकोमा में यूज करते हैं। एक क्वेश्चन से अपन 10 क्वेश्चन निकालते हुए चल रहे हैं, तो आने वाली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आप इजी वे में आसानी से इसको हल कर सकते हैं। मेनली अपन बीसीजी किया, यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं पढ़ रहे। वैक्सीनेशन से आने वाला हर कोई क्वेश्चन एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा, जहां से भी पूछा जाएगा, आसपास के 1 से 10 क्वेश्चन को लपेटा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन को डील करना है। अब यहाँ पर ट्रैकोमा तो ट्रैकोमा में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, सेफ स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। सेफ का मतलब होता है ए से सर्जरी करवानी है, ए से एंटीबायोटिक होगा, एफ से फेशियल क्लीनिंग और ई से होता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन करवानी है। तो यहाँ पर मेनली बहुत से क्वेश्चन अपन ने डील कर लिए हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं डीपीटी के वैक्सीनेशन के बारे में कि डीपीटी की वैक्सीन क्या होती है। जेई की वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। तो छोटा सा यहाँ पर आप लिख लीजिए सबसे पहले जेई की वैक्सीन को किसमें डाइल्यूट करते हैं, तो जेई की वैक्सीन को मेनली डाइल्यूट किया जाता है यहाँ पर स्टेराइल वाटर में करेंगे। और अगर स्टेराइल वाटर नहीं है तो वहां पर फॉस्फेट बफर में भी आंसर जाएगा इसका। तो यहाँ पर जेई की वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए मेनली फॉस्फेट बफर और डिस्टिल वाटर का, यहाँ पर स्टेराइल वाटर या डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आगे की हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में, उसके बाद में डीपीटी की वैक्सीन पढ़ेंगे। अब डीपीटी की वैक्सीन क्या होती है, यहाँ पर डीपीटी और डीपीटी की वैक्सीन के बारे में अपन पढ़ते हैं। डीपीटी की वैक्सीन पढ़ा था, कब देते हैं, तो डीपीटी वैक्सीन को कब दिया जाता है, डीपीटी वैक्सीन देते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है। डीपीटी की वैक्सीन रूट क्या होगा, तो डीपीटी की वैक्सीन का रूट भी आईएम रूट से ही देते हैं, आईएम रूट में देंगे। इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, कितना एमएल देंगे, वही 0.5 ml इसको दिया जाता है। तो एज होती है ऑफ 1 ईयर एट पेंटावेलेंट इज नॉट गिवन, सो डीपीटी इज गिवन 1 ईयर के बाद में पेंटावेलेंट नहीं देते हैं। तो उसके बाद में क्या देंगे, डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। जहां पर पेंटावेलेंट नहीं देते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, ये डीपीटी की वैक्सीन देते हैं 1 साल के बाद में, जो कि इसमें ऑयली, अब डीपीटी वैक्सीन में क्या आता है, मेनली ऑयली प्रिपरेशन होता है इसका। वो ऐसी कौन सी वैक्सीन होती है जिसका प्रिपरेशन होगा, ऑयली प्रिपरेशन देखने को मिलता है, तो यहां पर ऑयली प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। डीपीटी की वैक्सीन में ऑयली प्रिपरेशन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑयली का प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। अब इसमें एडजुवेंट यूज किए जाते हैं डीपीटी की वैक्सीन को बनाने के लिए, इसमें कुछ एडजुवेंट बनाया जाता है। और एडजुवेंट कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, दूसरा एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पर एडजुवेंट इसमें यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है किसका, यूज एडजुवेंट का यूज करते हैं। और एडजुवेंट, 2 एडजुवेंट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकंड वन होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम
फॉस्फेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो डीपीटी की वैक्सीन में एडजुवेंट यूज करते हैं ऑयली प्रिपरेशन आता है और इसको यूज किया जाता है। इसमें दो टाइप के एडजुवेंट मिलाए जाते हैं और एडजुवेंट क्यों मिलाए जाते हैं, ताकि इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। अब इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट दो एडजुवेंट होते हैं जिनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसको मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये जा करके यूज क्यों करते हैं, एडजुवेंट का यूज क्यों किया जाता है, ये क्या करते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी होती है वैक्सीन की उसको बढ़ा देते हैं। तो इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ वैक्सीन, ये क्या करते हैं, वैक्सीन की जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है, इम्यूनिटी डेवलप करने की या इसकी इफेक्टिवनेस होती है उसको बढ़ा देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें एडजुवेंट का यूज किया जाता है। अब डीपीटी वैक्सीन को कभी भी कहां पर नहीं देते हैं, ग्लूटियल रीजन में इसको नहीं दिया जाता है। तो डू नॉट यूज ग्लूटियल मसल्स ग्लूटियल मसल्स को इसमें यूज नहीं करते हैं। तो ग्लूटियल मसल्स इज नॉट यूज, डू नॉट यूज द ग्लूटियल मसल्स फॉर डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन के लिए ग्लूटियल मसल्स को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या कर देती है, डेस्ट्रॉय ग्लूटियल मसल्स में क्या पाई जाती है, मोर फैट होती है। क्योंकि यहाँ पर मोर फैट होगी और मोर फैट क्या कर देती है, एडजुवेंट को डेस्ट्रॉय कर देती है, एडजुवेंट का डेस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए क्या क्यों नहीं देते हैं, सबसे पहले देखिए कि डीपीटी वैक्सीन को यहाँ पर मेनली इंट्राडर्मल आईएम लगाएंगे तो इंट्राडर्मल लगाते हैं, यहाँ पर डेल्टोइड में नहीं देते, सॉरी ग्लूटियल मसल्स का यूज नहीं करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्लूटियल मसल्स में बहुत फैट होती है, ज्यादा फैट होती है और ज्यादा फैट में ज्यादा फैट क्या कर देती है, जो एडजुवेंट मिलाया था अपन ने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इसको क्या कर देती है, इसका डेस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए इसमें इसका यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर ग्लूटियल मसल्स में इसको नहीं देते हैं, ग्लूटियल रीजन में इसको नहीं दिया जाता है। तो अपन ने आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 से 10 क्वेश्चन डील करके एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके चारों तरफ घुमा करके अच्छी तरीके से लपेटे हैं। एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन से बनने वाला हर कोई क्वेश्चन आपने यहाँ पर डील किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक और अपने चहेतों तक इसको शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए इसे आग की तरह, ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, बहुत ही जल्दी अगले टॉपिक में, नई नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। की बर्फ को पिघलने में वक्त लगता है, जो ढल जाए सूरज तो उसे निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। जो सूरज कभी ढल जाए तो उसे निकलने में वक्त लगता है। बादल जो कभी गरजते हैं तो उनको बरसने में समय लगता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा आज हिम्मत धैर्य रख करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस करके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेट होकर के, इंटरनल मोटिवेट होकर के आने वाली जो भी आपकी समस्या है उसको सुलझाने के लिए आपको क्या करना है, एक लग्जरी लाइफ का जो ख्वाब आपने पहले दिन देखा था उसी ख्वाब को आपको जब तक मरते दम तक आपको नहीं छोड़ना है। जब तक आपके शरीर में जान है, आपके अंदर उस अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनून दौड़ना चाहिए। और जुनून उसी के देश में दौड़ता है जिनके लक्ष्य में पाने के लिए खून में पानी सा उबाल सा होना चाहिए, खून में लक्ष्य को पाने के लिए वो उबाल होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब आप दिन प्रतिदिन मेहनत करते जाते हैं तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जितना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन अपने आप ही क्या होने लग जाएगा, सही होने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर जब जब मेहनत करते हैं तो मेहनत अंदर से क्या लाती है, कॉन्फिडेंस लाती है। कॉन्फिडेंस लाती है तो दुनिया की हर चीज होती है आसान लगने जाती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो आज आपने ठान लिया है कि आप अपने लक्ष्य को पाकर दिखाएंगे, किसी भी
परिस्थिति में, परिस्थिति कैसे भी हो, आपको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, चाहे कम पढ़े लेकिन जरूर पढ़े। आपको डेली कंटिन्यूटी में पढ़ना है, 3-4 घंटे ही पढ़े लेकिन आपको कंटिन्यूटी में एक शेड्यूल बना करके पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक दिन मान लीजिए आपने 10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन आपने 4 घंटा पढ़ा, फिर आपने पढ़ाई नहीं, तो इस तरीके से कंटिन्यूटी ब्रेक होती चली जाती है। तो कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है, आपको कम कम पढ़ना है लेकिन जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपको डेली चलना है, धीरे धीरे चलते रहना है। लेकिन इसके लिए जैसे ही मान लीजिए आप कभी जिम करने गए होंगे, बॉडी शॉडी बनाने का आपको कभी प्लान आया होगा, तो आप जिम करने गए होंगे, यहाँ पर टाइगर श्रॉफ को देख करके आपने भी अपने डोले शोले बनाने के लिए जिम ज्वाइन करी होगी। 1-2 दिन शुरू में गए होंगे, आपको कठिन परिश्रम करना, उसके बाद में आए आपके हाथ पैर टूट गए, बुरी तरीके से आप थक गए, लेकिन आपने इसको कंटिन्यू रखा। कई लोग यहाँ पर 2-3 दिन मेहनत करके छोड़ देते हैं, फिर वापस से वही थक के पड़ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने कंटिन्यू रखा तो वहां पर क्या हुआ, उसका डेली गए, रूटीन बना, तो उसके बाद में हाथ पैरों में दर्द होना मिट गया। सेम वही कारण है, सेम ऐसी ही कुछ कंडीशन होती है पढ़ाई के साथ भी। अगर आप 2-4 दिन तक पढ़ोगे आपको अटपटा लगता है, लेकिन जिस दिन आपको अपने अंदर से फीलिंग आने लग गई आपको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कि अगर आपने आज सर झुका करके पढ़ाई कर ली तो आप आने वाले समय में सबसे ज्यादा ऊंचा सर आपका ही रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, आज करनी है, आने वाले सपनों को साकार करने के लिए, आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, लग्जरी लाइफ जीने के लिए और 80,000 से 1 लाख की सैलरी उठाने के लिए आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आप अपनी मेहनत करिए, हम अपनी पूरी मेहनत और जोश के साथ में, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपको हर वो क्वेश्चन, हर वो मटेरियल दे रहे हैं जहां से ऐसे का ऐसा एग्जाम में आपके क्वेश्चन छपके आते हैं। और यहाँ से पूरी तरीके से चारों तरफ से हर क्वेश्चन का रेशनल दिखा करके आपको हर क्वेश्चन डील कराया जा रहा है, ताकि आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें जाकर के आप झंडे गाड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बिना कुछ किए, बिना सोचे समझे आपको सब समय से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। तो यहाँ पर बहुत हुआ आज का लेक्चर, बहुत हुआ मोटिवेशन। आखिर कब तक, तो जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, अपन को क्या करता रहना है, अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है हमेशा। अगर आप सूरज की तरह जलना चाहते हैं, सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हैं, तो पहले आपको सूरज की तरह तपना पड़ेगा, जब भी जाकर के आप सूरज की तरह जल सकते हो, तो चमक सकते हो। तो आपको चमकना है, बिल्कुल चमकना है। आप अपने परिवार के, अपने खुद के सपने, अपने परिवार के और अपने घर वालों को सपने को पूरा करने के लिए आपको आज जी जान से मेहनत करनी है। तो यहाँ पर कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर जाएगी। इसलिए आपको जब भी मुकद्दर बनाना है, आपको जब भी अगर किताबों से आज आपको मोहब्बत करनी है, किताबों से करनी है, बाद में क्या होगा, आप अपनी लाइफ में जब सेटल हो जाएंगे, आप अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो आपको याद कर रहा है कि आज आप किसी के दीवाने होकर रहते हैं या आपकी किताबों का दीवाना बनकर आपको रहना है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अभी आपका समय है, किताबों के दीवाने हो जाइए, आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक टू ऑल, लव यू टू ऑल, गुड नाइट।